चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ मैनेजमेंट पेपर 2 की क्लास दिन में 3 बजे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन से यूजीसी नेट मैनेजमेंट से अपना ये वाला दिसंबर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी 90 दिन हमारे बाकी हैं और 90 दिन में अगर बैच ज्वाइन करने से JRF और नेट हम निकाल सकते हैं तो यस आप लोग जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जहाँ पे 50% कोर्स हमारा खत्म हो चुका है, हम लोगों ने नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 ही स्टार्ट कर दी है। तो ये सारी बातें चलती रहेंगी, है ना। आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर करिए एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, हम लोग बात कर रहे हैं सर प्रोडक्शन फंक्शन की। वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोडक्शन फंक्शन विच इज मेजर द रिलेशन बिटवीन, किस चीजों को रिलेशन मेजर करने के लिए सर प्रोडक्शन फंक्शन जो है हम लोग यूज करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड द इनपुट प्राइसेस। चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर, सही बताएंगे एंड शेयर को सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, है ना, शेयर जरूर कर दीजिए सभी के साथ जो भी मैनेजमेंट पेपर 2 के हमारे एस्पिरेंट्स हैं और जिनका 2 दिन बाद जो एग्जामिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है। ठीक है जी, चलिए बताएंगे कि सर जो प्रोडक्शन फंक्शन, बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग सर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, किस किस के रिलेशन को मेजर करने के लिए सर हम मेजर करते हैं किस किस चीज को। जस्ट अ मिनट सर, ज़ोमैटो से कॉल है, पर नीचे है वो शायद। किस चीज को जो है हम लोग मेजर करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि सर जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं, है ना, और उस इनपुट से कितनी क्वांटिटी का कितना आउटपुट जो है किस क्वांटिटी में हमें मिल रहा है, इन दोनों के रिलेशन को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग मेजर करते हैं किसमें, आपके आपके प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन में, राइट। सो क्या है द टेक्नोलॉजिकल फिजिकल बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट इज रेफर्स टू द प्रोडक्शन फंक्शन। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं कि सर आखिर ये प्रोडक्शन फंक्शन है क्या और क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पे आती है। कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में, आपके आउटपुट और इनपुट के बीच में, है ना, आउटपुट और इनपुट के बीच में। कि सर अब हम कोई भी इनपुट जो है आउटपुट को बनाने के लिए डाल रहे हैं, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन से होते हैं सर, लैंड लेबर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं, साथ में हमारे पास सर मैनेजमेंट भी होता है, साथ में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होती है। तो ये सारे के सारे सर हमने क्या है, हमने इनपुट डाला और इनपुट की क्वांटिटी को सर हमने डाला और उससे जो हमारे आउटपुट की क्वांटिटी हमें मिल रही है, दोनों का जो रिलेशन हमारा मेजर हम लोग कर पा रहे हैं, वो हम लोग कर पाते हैं किससे सर, प्रोडक्शन फंक्शन से। किससे, प्रोडक्शन फंक्शन से। तो क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू F, क्या हो जाता है सर हमारा, लैंड एम्प्लॉयड एंड इन प्रोडक्शन, लेबर एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैनेजमेंट एम्प्लॉयड और साथ में टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड इन दी प्रोडक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स 11-12 में पढ़ी होगी तो आप लोगों ने बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम लोग बात कर रहे हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं। आंसर बताइए, 2 स्टेटमेंट्स वी हैव, ट्रू और फॉल्स बताइए कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी आंसर। और शेयर आप लोग कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम का नेम चैनल है, मतलब टेलीग्राम चैनल का नेम है अपना
मैंने कल भी बताया था जारफ अड्डा एप्लीकेशन पे मैंने जो अपना टेलीग्राम का चैनल उस पर लिंक भी मैंने शेयर किया था, मैनेजमेंट मेंटर, ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल है, तो ये आप सभी उससे कनेक्ट हो सकते हैं। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज, सारी चीजें जो है आपको मैनेजमेंट के बारे में मिल जाएंगी, ठीक है। यस वैष्णवी, इट इज मैनेजमेंट क्लास। चलो चलो, तो सर क्या आंसर हमारा यहां पे हो सकता है, सुनना सर। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट states that consumers preferences can be revealed by the purchase they make under different incomes and the price circumstances, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 इज गिवन, द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक्सप्लेन्स द डिमांड कर्व ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि भैया कंज्यूमर को जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, उस सेटिस्फेक्शन लेवल को हम लोग जो है डिमांड कर्व में शो करते हैं। ये हमारा कंज्यूमर हमारा जो है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बोलता है। तो सर स्टेटमेंट 2 तो सर हमारा गलत हो गया, दैट इज फॉल्स। यस और नो सर, ये तो हमारा फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट 1 में हम लोग बात करते हैं, और जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है ये सर दी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है हमारे सर, कौन से, पॉल ए सैमुअल्सन, नाम सुना है सर। कौन से ईयर में दी इन्होंने जो है इस थ्योरी को बताया, 1938 में। कहां पे, किस ईयर में सर, 1938 में, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि सर ये बोलता है कि हम लोग जो नो अगर अपन बात करें एक बेसिकली, जैसे मैं बता दूं आप सभी को, सुनना समझना कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या है। मैंने बता ही दिया कि सर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल एंथोनी सैमुअल्सन ने दी है 1938 में। क्या बताती है, जो भी कस्टमर का बिहेवियर है, हम लोग कोई भी चीज परचेज करने सर जा रहे हैं, अब हम लोग परचेज करने का जो हमारा डिसीजन है वो हम लोग कैसे ले पा रहे हैं सर, हमारी इनकम एंड द आइटम्स प्राइस आर हेड कांस्टेंट, ठीक है। कस्टमर का प्रेफरेंस को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सर जो भी कस्टमर की इनकम है आप उसको देखो, साथ में जो भी हमारे बाकी के फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा प्राइस हो गया है ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमारा हो गया, उसको हम लोग कांस्टेंट उसको मान लेते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे बेस्ट तरीका होता है कस्टमर की प्रेफरेंसेस को जानना, ठीक है। तो ये बोला गया रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में, किसके द्वारा, किसने बोला सर, पॉल ए सैमुअल्सन ने बोला अपने 1938 में। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए, लाइक दैट स्टेटमेंट ए वुड बी करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, और स्टेटमेंट 2 तो वैसे ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। टाइमिंग वैष्णवी 8 PM है अभी फिलहाल के लिए, है ना, बिकॉज अपने एग्जाम चल रहे हैं तो मैराथन से, बाकी का तो फिर अपना टाइम आपको बता देंगे जब भी चेंज होगा। बट यस, चैनल पे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे क्लासेस होंगी, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बेसिक चीज थी, ठीक है। जॉब एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉब एनालिसिस कैन बी यूज इन द कंपनसेशन टू आइडेंटिफाई स्किल लेवल्स, compensable job factors, work environment, required level of education। चलिए सभी बताएंगे। Job analysis can be used in compensation to identify what? Skills level, compensation, compensable job factors, work environment, required level of education। सभी बताएंगे आंसर। चलो बता रहे हो क्या? डी, हर्ष इज सेइंग ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वाले भी देख सकते हैं कि सर नौकरी विश्लेषण जो होता है उसका यूज है हम लोग मुआवजे में निम्नलिखित
क्या पहचान करने के लिए करते हैं? हमारा स्किल लेवल, ये थोड़ा हिंदी में ज्यादा हो गया, ऑल्दो सर ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। सर जॉब एनालिसिस हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें देख रहे हैं? सर स्किल लेवल हमारा देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कंपनसेबल जॉब फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट हमारा देख रहे हैं किस टाइप का है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन। सर इस एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब क्या है कि सर एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू जितना आपने पढ़ाई करी है, जितना आपने अपनी एजुकेशन ली है, कहीं ना कहीं सर उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी कहीं ना कहीं सैलरी डिसाइड होती है। बिल्कुल सर, इट इज वन ऑफ द फैक्टर, ये भी हमारा कहीं ना कहीं फैक्टर हो जाता है ना। तो ये जो आपका एजुकेशन लेवल होता है ना, दैट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर सैलरी। तो कहीं ना कहीं जॉब एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन compensation to identify और determine what skill level, compensable job factors, वर्क एनवायरनमेंट की कैसा जो है आपका वहां पे वर्क एनवायरनमेंट है, कुछ हजार्डियस वर्क एनवायरनमेंट आपका है या नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा आज की क्लास में है ना, आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज जो अपन को समझने की है कि क्वेश्चन है ना, बहुत कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सर, बहुत ही बेसिक है, कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है। तो यानी कि हमें ऐसा नहीं है कि सर हमें बेसिक चीजें जो है छोड़ के जानी, कभी कभी बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और फिर हम लोगों ने इतना एडवांस पढ़ लिया होता है, बेसिक वाली चीजें कहीं ना कहीं हम लोग इसके माइंड से स्किप हो जाती है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो क्लैरिटी हमें 100% हमारे कंसेप्ट में रखनी है, ठीक है। वॉइस कम है, देख लेता हूं यार एक बार में, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक आ रही है। मॉर्निंग मोटिवेशन, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सर जॉब एनालिसिस की। हम लोग बात कर रहे हैं कि जॉब एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन परफॉर्मेंस रिव्यू टू आइडेंटिफाई और डेवलप। जॉब एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन परफॉर्मेंस रिव्यू टू आइडेंटिफाई और डेवलप। किस चीज को? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ड्यूटीज टू बी इवैल्यूएटेड। सिंपल है, बता दो। But sir, isn't the education more related to job specification? Education is related to job specification. That is correct. कि भैया आपने जिसके अकॉर्डिंग आपने एजुकेशन लिए है, जिस सेक्टर में या जिस पर्टिकुलर चीज में आपने अपना नॉलेज जो है इम्पार्ट किया, गेन किया है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सर बिल्कुल जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलने वाली है। बट वी वर टॉकिंग अबाउट किसका? कंपनसेशन टू द आइडेंटिफाई, यानी कि आपका जो एजुकेशन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है सर? इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? हमारा लेवल ऑफ सैलरी से, कि भाई जितना एजुकेशन, भैया मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मेरा सैलरी का लेवल उतना ही होगा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस मैंने बीएड कर लिया, मान लो स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ, एक बेसिक हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे हैं, है ना। मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने कोई बीएड वगैरह नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग आई विल बी गेटिंग। पर मैंने अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, साथ में बीएड भी मेरा है, तो आई विल बी पीजीटी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हो जाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका लेवल ऑफ एजुकेशन है विच इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ योर सैलरी, ठीक है। चलो हम लोग बात कर रहे हैं जॉब एनालिसिस में अगेन कैन बी यूज इन परफॉर्मेंस रिव्यू। क्या क्या कि सर परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या क्या आइडेंटिफाई होता है? फर्स्ट यू हैव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, बिल्कुल सही बात है। ड्यूटीज टू बी इवैल्यूएटेड, कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी की सारी वहां पे चीजें आएंगी। अगेन ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है सर? लॉकआउट बताएंगे। ब्लॉकबस्टर ट्रेनिंग 18 जून वाला ना मैंने सॉल्व करवाया है। अपना जो जारफ अड्डा मेन चैनल है ना, जारफ अड्डा मेन चैनल पे आप जाओगे,
चैनल को ओपन करोगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 18 जून का यूनिट वाइज डिटेल में मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है ना, 10 दिन 10 यूनिट पूरी सॉल्व कराइए, आपको मिल जाएगा वहां पे जाके, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेल यू, जस्ट शेयर द सेशन एवरीवन, शेयर कर दो सेशन को जल्दी जल्दी एंड लाइक कर दो। चलो सर, लॉकआउट क्या होता है सर? द टेम्परेरी शटिंग और डाउन और क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द एम्प्लॉयर। कोई भी एक एम्प्लॉयर है, टेम्परेरी क्या कर रहा है सर, अपना जो बिजनेस है एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या है, बंद कर रहा है उसको। और लॉकआउट क्या होता है सर? परमानेंट होता है। बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? बताइए। सभी बताइए सर। लॉकआउट की हम लोग बात कर रहे हैं, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है सर? एक टेम्परेरी हमारा शटिंग डाउन और क्लोज हमारा होता है एक पर्टिकुलर, हमारा जो बिजनेस का जो प्लेस है, वो जो एम्प्लॉयर है उसको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए टेम्परेरी क्या कर देता है सर? बंद कर देता है। तो वही हमारा क्या होता है? दैट इज लॉकआउट पीरियड। वही हमारा क्या होता है? लॉकआउट पीरियड मीन्स ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, ठीक है, इसको ध्यान में अपन रखेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आइडेंटिफाई द लॉकआउट एज द टेम्परेरी शटिंग डाउन और क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द एम्प्लॉयर, मालिक के द्वारा, ठीक है। तो लॉकआउट इज अ वेपन अवेलेबल टू द एम्प्लॉयर टू शट डाउन ऑफ अ प्लेस वर्क टिल द वर्कर्स एग्री टू रिज्यूम द वर्क ऑन द कंडीशन लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर। कि भैया उन्होंने बोल दिया कि जो वर्कर्स हैं वो कंडीशन मानेंगे तो भैया ये हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। तो टेम्परेरी शटडाउन जो है किया जाता है, विच इज नॉट द परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, ध्यान में रखोगे, सिंपल सा है। चलो आगे चलते हैं। जिन क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ज्यादा अपन को एक्सप्लेनेशन की नीड है, अपन कर रहे हैं, अदरवाइज मिनिमम टाइम में सर मैक्सिमम चीजें हम लोग को लास्ट मोमेंट पे देखनी है, ठीक है। चलो, नॉन इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। नॉन इकोनॉमिक कॉजेज सर, नॉन इकोनॉमिक कॉजेज मतलब विच आर नॉट रिलेटेड टू दी मनी डायरेक्टली, वी कैन से, राइट। सो नॉन इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इंक्लूड कि औद्योगिक विवाद के गैर आर्थिक कारणों में शामिल है कौन सी चीजें? बताइए। ये इल ट्रीटमेंट होना चाहिए था ना, इल ट्रीटमेंट बाय सुपरवाइजरी स्टाफ, recognition of trade unions, victimization of the workers, leave and holidays with pay। हाँ, लाइक स्ट्राइक्स, जो स्ट्राइक्स हमारी होती हैं वो क्या होती है सर? हमारी एक टेम्परेरी है ना, टाइम पीरियड के लिए होती है। वहां पे ऐसा नहीं होता है कि सर पूरा का पूरा बिजनेस जो है अपन ने बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी, चलो टाटा बाय बाय, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। आपने टेम्परेरी किया है, कंडीशंस क्योंकि नहीं हम लोग मान पा रहे हैं, बाकी तो चलिए बताइए सर। एक ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। नॉन इकोनॉमिक कॉजेज है सर आपका इल ट्रीटमेंट बाय द सुपरवाइजरी स्टाफ, बिल्कुल सही बात है ना। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, बिल्कुल सही बात है सर। विक्टिमाइजेशन ऑफ द वर्कर्स, यानी वर्कर्स के पास वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उत्पीड़न जो है कहीं ना कहीं उनका हो रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। लीव एंड हॉलीडेज विद पे, ये तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वाला क्या हमारा फंडा है। तो सर डी को एलिमिनेट करो, डी केवल मुझे ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए जैसे नॉन इकोनॉमिक कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के? जैसे रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस आपका हो गया, विक्टिमाइजेशन ऑफ वर्कर्स, इल ट्रीटमेंट बाय सुपरवाइजरी स्टाफ, ये तो था ही। सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स हमारी यहाँ पे हो जाती है,
कोई भी पॉलिटिकल कॉजेज हमारा हो जाता है, या मान लो इसके अलावा कोई ऐसा पॉलिटिकल कॉजेज के साथ कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हमारे पास आ जाती हैं, तब हमें कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो जो हमारा हॉलीडेज और लीव पे वाला था, दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, आपको बताना है फाइनेंशियल लिवरेज। यस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द लिवरेज। कल हमने ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करी थी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल लिवरेज। फटाफट से आंसर बताइए, जल्दी से सॉल्व करके, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको 30 से 40 सेकंड, फटाफट जल्दी से। कैलकुलेट किया सभी ने? सिंपल यार। चलो सर, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सर, क्या होता है? पता है सर, फाइनेंशियल लिवरेज हमारा होता है EBIT अपॉन EBT। सही है, EBIT अपॉन EBT। अब आप देखेंगे कि सर EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें यहां पे देना है। तो यानी कि सेल मेरी 1 लाख है, उस 1 लाख में से 1 लाख मेरी सेल है ना, उसमें से सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 70,000 है, फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी होगी 20,000, यानी कि दोनों में कॉस्ट मेरी लेस कर दूं, यानी कि 90,000 लेस कर दिया, कितना बचा 10 लाख मेरा बचा। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो यानी कि मुझे EBIT मेरा 10,000 यहाँ पे हो जाता है ना। EBT यानी EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, पर उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग इंटरेस्ट, EBIT में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, अर्निंग बिफोर टैक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि EBT। अब 5,000 हमारा लॉन्ग टर्म लोन से 50,000 हमारा लॉन्ग टर्म लोन से, उस पर 10% हम क्या दे रहे हैं सर, इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि 50,000 का 10% हमारे पास 5,000 हो जाता है। सर EBT निकालने के लिए इसमें और 5,000 माइनस कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा सर 5,000 और हमारे पास आ जाएगा। सही बात है, तो यानी कि EBT हमारे पास आ गया सर 5,000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 5 दूनी 10 है ना, 2 5 जा 10, तो आंसर वुड बी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर।
बहुत ही सिंपल था, बहुत ज्यादा टाइम आप सभी ने लगा दिया। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप मुझे बता दो, देखे समझ में आ गया ना सभी को? एनी डाउट, एनी दिक्कत परेशानी? बहुत सिंपल है बेटा, तीनों फॉर्मूला बता देता हूं सर। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ये कल भी अपन ने कल भी डिस्कस किया था क्लास में। ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा होता है सर क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सही है। फाइनेंशियल लिवरेज सर हमारा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, है ना। और कंबाइंड लिवरेज सर हमारा इन दोनों का कंबाइंड होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताएंगे सभी आंसर मुझे। एक और न्यूमेरिकल आपको देता हूं, फिर इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बताओ, इसका आंसर बताएंगे सभी मुझे, फिर सारे क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए ए बी ए दो आंसर आ रहे हैं कि 4.5 ईयर। पे बैक पीरियड निकालना है सर, जितना पैसा हमने लगाया है कितने साल में जो है हमें मिल जाएगा। 100 बात की एक बात, राइट। इनिशियल आउटले वी हैव 50,000, एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन इट इज गिवन 10,000, और एस्टिमेटेड लाइफ है हमारे पास 8 इयर्स, और सेल्वेज वैल्यू हमारे पास है सर 5,000, ठीक है ना। चलो मोनिका श्योर ए आंसर? तो सर पे बैक पीरियड हमारा क्या होता है? इनिशियल outlay divided by what? Annual cash inflow, ठीक है ना सर। इनिशियल आउटले हमारा कितना है सर? 50,000, और एनुअल कैश इनफ्लो हमारे पास कितना है सर? 10,000। कितना हो गया सर? 5 इयर्स, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब जिस क्वेश्चन पे हम लोगों ने छोड़ा था सर, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वी वर ऑन दिस क्वेश्चन कि which of the following statement is or are correct? The coefficient of variation of EBT, CV, EBT, EBIT, sorry, coefficient CV, EBIT का मतलब क्या है सर? Coefficient of variation of earning before interest and tax, ठीक है, is a measure of relative financial risk. All right. स्टेटमेंट 2 सर हमारे पास है द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईपीएस, सीवीईपीएस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अर्निंग
per share is a measure of relative total firm risk. And the third statement is given to us कि a relative measure of relative business risk equals to the difference, यानी कि CV EPS यानी कि coefficient of variation of EPS minus coefficient of variation of EBIT. Which statement is correct according to you? B? थोड़ा सा आंसर बताने की कोशिश करें। सर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई, इनकरेक्ट नहीं बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट सर ओनली हमारा ऑप्शन नंबर सी ही है। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कि सर क्या है, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईपीएस, दैट इज सीवीईपीएस। क्या है सर? इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव टोटल फर्म रिस्क, ना कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क, ना ही हमारा ये इनका डिफरेंस होता है। तो स्टेटमेंट 2 इज ओनली द करेक्ट आंसर। ठीक है, सर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, सीवीईपीएस माइनस सीवीईबीआईटी, वो क्या होता है? इट दिस डिफरेंस इज मेजर द रिलेटिव फाइनेंशियल रिस्क। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन घुमा देता है। तो हमें, मैंने फर्स्ट क्लास में बेटा, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास कि जस्ट एनहेंस योर रीडिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग तो हमने पढ़ लिया, रीडिंग थोड़ा सा, 2 दिन बचे हैं एग्जाम में। मैं केवल आपको यही बोलना चाहूंगा कि 2 से 3 सेकंड सर एक्स्ट्रा आप ले लो, पर क्वेश्चन को ध्यान से आपको रीड करना है। जल्दीबाजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ना मैंने 100 क्वेश्चन पूरे सही किए थे जब एग्जाम दिया था, ना आप पूरे 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको किसी ने सही बोला है। पर यस, जिस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपकी कमांड है, उसको सर अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, देन थोड़ा सा वाइजली सोचिए उसके बारे में, देन सर अपना आंसर लगाइए। जल्दबाजी करोगे सर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सर वो वाला कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, तो ये चीज का प्लीज आप सभी को ध्यान में रखना है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बात करें सर ऑप्शंस की। ऑप्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। ऑप्शंस यानी कि हमारी कॉल्स, है ना? 3 हमारी सर मेजरली हम लोग बात करते हैं, आपकी यूरोपियन, बर्मुडन और हमारा अमेरिकन। तीनों को एक्सप्लेन डेफिनेटली करने वाला हूं। आंसर बताइए मुझे सबसे पहले, सभी बताएंगे। चलो
सर ऑप्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी टाइम, कभी भी, और बिफोर दियर एक्सपायरेशन डेट। तो कौन से ऑप्शंस होते हैं सर? वो होते हैं हमारे अमेरिकन ऑप्शंस। कौन से ऑप्शंस हैं? अमेरिकन ऑप्शंस। कि अमेरिकन ऑप्शंस आर द ऑप्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी टाइम और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। आपकी जो भी एक्सपायरेशन डेट है उससे पहले आप कभी भी जो है कहीं ना कहीं उसको क्या कर सकते हो सर? एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। ठीक है, तीनों के बारे में समझ लेते हैं, सुनना। सर सबसे पहले तो ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस आर आइदर कॉल्स where the trader can buy shares for the specified strike price, और puts where the trader can sell the short the देखो ये जो कॉल्स हमारी होती हैं, कॉल्स यानी कि जो भी आपका शेयर, जो भी आपका ट्रेडर है वो शेयर्स को सर क्या कर रहा है? बाय कर रहा है यानी खरीद रहा है। पुट का मतलब यहाँ पे क्या है? जो भी आपका ट्रेडर है वो अपने शेयर्स को क्या कर रहा है सर? सेल कर रहा है। दो चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, अमेरिकन की हम लोग बात करें, जो अमेरिकन ऑप्शंस होता है वो क्या होता है? बाय और सेल एन ऑप्शन एट एनी टाइम बिफोर द ऑप्शंस एक्सपायरेशन डेट। यूरोपियन क्या होता है? स्पेसिफाई दैट द ट्रेडर कैन ओनली चूज टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन की डेट पर। कौन सा सर? हमारा यूरोपियन। और जो बर्मुडन हमारा होता है, इन दोनों के बीच का होता है सर, है ना? इन दोनों के बीच का काम करता है, यानी कि अलाउ अ ट्रेडर टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन और on any several specified dates before the option expires. Thus the Bermudan options are sort of middle ground between the American and the European options। कि ये आपको ध्यान में रखना है कि सर हम एक्सपायरेशन डेट से पहले कभी भी जो है इसको एग्जीक्यूट हम लोग कर सकते हैं, किसको? अमेरिकन ऑप्शंस को। और यूरोपियन ऑप्शंस क्या है? उस पर्टिकुलर डेट पे। और सर बर्मुडन हमारा क्या है? उन दोनों के बीच का हमारा काम करता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग साइकिल। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द ऑपरेटिंग साइकिल? बताइए, थोड़ा सा क्विकली करेंगे गाइस, थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना? बताइए सभी आंसर क्या होने वाला है इसका? आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, सभी समझ पा रहे होंगे सही से। वट एवर यू हैव डाउट यू मे राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट? देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द ऑपरेटिंग साइकिल? सर ऑपरेटिंग साइकिल इंक्रीज हमारी कैसे होगी? सुनो और समझो। सर डिक्रीजिंग द अकाउंट्स पेबल पीरियड नहीं सर, आपके जो भी पेबल पीरियड है अगर आप उसको डिक्रीज कर दोगे ऑपरेटिंग साइकिल इंक्रीज हो जाएगी क्या? नहीं सर। इंक्रीज इन द इन्वेंट्री पीरियड, इंक्रीज द अकाउंट्स पेबल पीरियड नहीं सर। डिक्रीज इन द कैश साइकिल नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री पीरियड। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है उसको हम लोग जान लेते हैं। दैट ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल्स टू व्हाट? योर इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड प्लस, हम समझ रहे हैं कि सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है कि आपका इन्वेंट्री पीरियड प्लस आपका जो भी अकाउंट रिसीवेबल पीरियड है ना, दोनों को मिलके हमारी ऑपरेटिंग साइकिल बनती है। ठीक है, एक चीज। सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट कि सर आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है इंक्रीज कब होगा? जब आपका इन्वेंट्री पीरियड कहीं ना कहीं क्या होगा सर? अगर आपका इन्वेंट्री पीरियड इंक्रीज हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपका ऑपरेटिंग साइकिल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल में दो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो हमारे इन्वेंट्री पीरियड की बात करें, एक अकाउंट रिसीवेबल पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग साइकिल ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हमारा हो जाएगा। ठीक है,
सही है, बताओ मुझे। सर एक हमारा कैश साइकिल होता है ना, कैश साइकिल। उस कैश साइकिल में क्या चीजें बच्चा हमारे पास आ रही हैं? एक तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा उसमें, प्लस हमारा अकाउंट पेबल पीरियड, अकाउंट पेबल पीरियड। ठीक है, ये चीज ध्यान में आप सभी को रखनी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन अच्छे से। चलिए, रेशियोज की बात कर रहे हैं। अ डिक्रीज इन द फर्म्स रिसीवेबल, सर ये तो सब लोग बता देंगे। आपने, आपका जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोल दो। मींस दैट अगर आपका रिसीवेबल रेशियो क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या है? इट इज कलेक्टिंग क्रेडिट सेल्स आर मोर क्विकली देन द बिफोर, यानी कि जो भी आप सेल्स को कनेक्ट, यानी कि जो भी आपके क्रेडिट सेल्स है उनसे जो आपका पैसा आ रहा है वो पहले से ज्यादा जल्दी आप सभी का आ रहा है। इट इज कलेक्टिंग क्रेडिट सेल मोर स्लोली देन द बिफोर। अब आपका क्या है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका कम हो गया, तो यानी कि पैसा जो आपका क्रेडिट सेल आपने लोगों ने करी थी, आपने उधार माल बेचा था, अब उससे जो है पैसा आपके पास धीरे आ रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर। सेल्स हैव गॉन डाउन, आपकी सेल्स नीचे चली गई है अगर आपका सेल टर्नओवर रेशियो कम है तो। इन्वेंट्रीज हैव गॉन अप, यानी कि चलो इन्वेंट्रीज आपकी बढ़ गई हैं। सबसे पहले तो सर फॉर्म्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होता है, क्या होता है सर? नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज, व्हाट एवरेज बताओ, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हाँ है ना। बताओ, इतना बता दिया मुझे, आंसर फटाफट से बता दो, देखो इतना टाइम नहीं लगा ना यार। सर सिंपल सी बात है, आपका ये रेशियो क्या है, डिक्रीज हो जाता है, पूरा का पूरा ये जो रेशियो है आपका सर डिक्रीज हो जाता है। इट मींस आपका ये जो कलेक्शन है क्रेडिट सेल का, है ना, पहले से क्या हो रहा है सर, डाउन जा रहा है, यानी कि कम हो रहा है। अगर आपका रेशियो बढ़ता तो यानी कि आप लोग का कलेक्शन क्या है, फास्ट हो रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर। सो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मैंने बता ही दिया क्या होता है, डिवाइड करते हैं नेट क्रेडिट सेल को बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, पहली चीज है ना, ये तो अपन ने कर ही लिया। क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर हाउ इफेक्टिव अ कंपनी is at extending credits and collecting debts. Generally, the higher the accounts receivable turnover ratio, the more efficient your business is collecting credit from your customers. अगर आपका टर्नओवर रेशियो कम हो रहा है तो यानी कि कलेक्शन में आप सभी को कहीं ना कहीं क्या लग रहा है सर, टाइम लग रहा है आपके डेटर्स से। सर डेटर्स कौन, जिनको हमने सामान बेचा उधार, है ना, ये समझ के कि हमें वो पैसा दे देंगे, पर कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है। यानी कि अगर आपका अकाउंट टर्नओवर रेशियो कम है, इट मींस दैट शोज व्हाट, इट इज कलेक्टिंग क्रेडिट सेल्स मोर स्लोली देन बिफोर। ठीक है, इतना कुछ मुझे लगता नहीं है ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है, 12th में हमने रेशियोज पढ़ा था तभी पढ़ लिया था, है ना। 12th क्वेश्चन भी हमने कर लिया है साथ में। 13 पे आते हैं सर, बहुत सिंपल, बहुत बार बताया, स्वोट एनालिसिस बताएंगे, बताएंगे सभी इसके बारे में क्या आंसर हमारा होने वाला है अबाउट दिस स्वोट एनालिसिस। सेशन को शेयर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। एंड क्लास के बाद गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाउ वाज द क्लास, एंड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू मे राइट इन द कमेंट सेक्शन।
चलिए सर बहुत सिंपल है, सभी बता सकते हैं आंसर इसका। एवरीवन कैन टेल द आंसर। SWOT एनालिसिस की बात कर रहे हैं सर। SWOT एनालिसिस जो कि हमारा अब SWOT एनालिसिस बन गया है, हमने पहले भी इसकी बात करी थी। S फॉर सर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट्स। क्या है कौन सा नहीं है बच्चा वो बताना है, बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई कंपनीज रिसोर्सेज स्ट्रेंथ एंड कंपैरेटिव कैपेबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो है। करेक्ट द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल थ्रेट्स, बिल्कुल सही बात है। ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द कंपनीज ओवरऑल सिचुएशन, सर ये नहीं है, यानी कि जो नहीं है सर वो आंसर बताना था। ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, करेक्ट द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल थ्रेट्स, करेक्ट लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई नहीं है, करेक्ट लिखा हुआ है। एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द कंपनीज ओवरऑल सिचुएशन, ये तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर, बी। एक सेकेंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, नो लिखा है ना, सही तो है। चलो स्कीमिंग पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीमिंग पॉलिसी इज डिजायरेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सर स्कीमिंग पॉलिसी क्या है, या स्कीमिंग प्राइस थ्योरी की हम लोग बात करते हैं, है ना? बताओ मुझे आंसर बताओ एक बार, 10 सेकेंड्स यू हैव, फिर अपन इस पे बहुत अच्छा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, राइट? If a limited supply exists, company follow a skimming approach to match demand and supply. Exporter wants to skim the cream before competitors enter in the market. High prices imply high quality for quality conscious customer, and the products are convenience goods. Where the products are convenience goods. तो स्कीमिंग पॉलिसी डिजायरेबल कहाँ होती है, इनमें से किन केस में जो है आपकी होती है? चार बच्चा आपके साथ आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बताएंगे मुझे आंसर क्या होने वाला है। सी इज सेइंग लाइक 1, 2 एंड 4। चलो सर स्कीमिंग पॉलिसी है क्या करते हैं ना, जो भी आपकी कंपनी होती है, मान लो मार्केट में कोई अपना नया प्रोडक्ट आया है, नया प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, तो कंपनी ये चाहती है कि जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है ना और कोई मेरा कॉम्पिटिटर ना रहे, तो मैं क्या करूंगी ज्यादा से ज्यादा प्राइस जो है, मतलब इन द सेंस मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग अर्न करना चाहेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं सर आईफोन का, है ना? आईफोन 16 अभी जो है सितंबर में आ रहा है, आप सभी को पता ही है। तो सर उसकी हाईएस्ट प्राइस हमारी है, और इससे पहले के जो भी हमारे आईफोन्स थे उनकी जो भी प्राइस थी ना, उनकी प्राइस अभी कहीं ना कहीं थोड़ी क्या हो गई है सर, हमारी कम हो गई है। यस और नो? दिस इज व्हाट स्कीमिंग पॉलिसी ओवरऑल। तो सर आंसर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 एंड 3 यहाँ पे किस में डिजायरेबल होता है? इफ अ लिमिटेड सप्लाई एग्जिस्ट, अगर आपके पास लिमिटेड सप्लाई है तो कंपनी क्या करती है? स्कीमिंग अप्रोच करती है, स्कीमिंग पॉलिसी जो है वो अप्रोच करती है। क्यों? आपकी डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने के लिए। अगर मैं क्या कर दूंगा कि सर मान लो अभी आईफोन 16 जो है बिल्कुल लॉन्च होने वाला है, तो कस्टमर की डिमांड है, अगर मैं उसकी प्राइस को कहीं ना कहीं कम कर दूंगा तो कहीं ना कहीं सर सप्लाई जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड जो है कहीं ना कहीं सप्लाई की अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगी, तो वैसी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर मैं प्राइस कहीं ना कहीं ज्यादा रखूंगा तो मेरा कॉम्पिटिटर भी कहीं ना कहीं जो है वहीं पे रहेगा, है ना? एक्सपोर्टर्स वांट टू स्किम द क्रीम बिफोर द कॉम्पिटिटर्स एंटर इन द मार्केट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्रीम का मतलब क्या है कि सर कोई भी कॉम्पिटिटर आए उससे पहले पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो एक पर्टिकुलर जो भी प्रोड्यूसर है या जो भी कंपनी है उसके पास जो है वहां पे पहुंच जाए।
हाई प्राइसेस इंप्लाई हाई क्वालिटी ऑफ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर, बिल्कुल सही बात है। जो भी क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर होगा ना, उनकी भैया उनके जो भी प्रोडक्ट है उनकी प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं हाई है। तो तीन चीजें हमारी होती है सर स्कीमिंग पॉलिसी में। अगर कन्वीनियंस हमारे गुड्स हो जाते हैं तो सर वो स्कीमिंग में कहीं ना कहीं आते ही नहीं है। मैंने बता दिया आईफोन इज द बेस्ट एग्जांपल, और भी बहुत सारी चीजें होती है, नॉट इज एन आईफोन ओनली, कि कोई भी एक प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है तो सर उसकी जो प्राइस है ना वो सबसे ज्यादा होती है, पर उससे एक नया अपडेटेड वर्जन अगर आ जाता है तो पहले वाला था उसकी प्राइस कम हो जाती है, सो दैट वो पूरे के पूरे मार्केट को आप कवर कर ले, है ना। प्राइस क्यों कम कर रहे हैं बाद में, सो दैट वो हर किसी तक जो है कहीं ना कहीं पहुंच पाए, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सर केवल मेरे को जो जिनके पास परचेसिंग पावर है उन्हीं को, क्या मैं आईफोन नहीं लेना चाहता, बिल्कुल, है ना। अब 13-14 वाले हैं उनके पास, ठीक है, आईफोन 16 नहीं ले रहे हैं, 13-14 ले लेंगे कम प्राइसेस में। समझ में आ गया क्या, बताओ, है ना। एक एक किडनी बेच के जो है अपन बिल्कुल आईफोन ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन से एलिमेंट है ई कॉमर्स के, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक्सेप्ट ऑर्डर करना, एक्सेप्ट मनी, एक्सेप्ट रिटर्न, ऑल ऑफ द अबव। सर सिंपल है, देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है। ई कॉमर्स हम लोग बात कर रहे हैं सर, ई कॉमर्स में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट करना सर, रिटर्न करना, उसको मनी को एक्सेप्ट करना, और सारे के सारे चीजें, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे पास ई कॉमर्स में आती है। प्रोडक्ट को प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है सर उसको हम लोग सेल कर रहे हैं, है ना। प्लेस फ्रॉम विच टू सेल द प्रोडक्ट, figure out the way to get public come to your place, और accept order, accept money, accept return, deliver the product or services and customer service and support department। ये सारा का सारा हमारा किस पे, ई कॉमर्स के सारे के सारे एलिमेंट्स है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच अमंग द फॉलोइंग इज B2E। B2E एप्लीकेशन यानी कि क्या है हमारा, बिजनेस टू एम्प्लॉय, है ना। क्या है इनमें से, क्या है बताएंगे। कन्वीनियंस गुड्स मींस, अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन की बात बोली थी क्या, एक सेकंड सर। कन्वीनियंस गुड्स का मतलब क्या होता है सर, ऐसे गुड्स हमारे जो हैं हमारी सुविधा के समान है, यानी कि कन्वीनियंट है, हम उसको इजीली जो है, अगर उसकी प्राइस हमारी कम भी होगी, मतलब उसकी अगर प्राइस हमारी कम है तो इजीली जो है हम उसको परचेज कर पाएंगे, ठीक है। चलो चलिए, which among the following B2E application, employee benefits reporting, online insurance policy management, corporate announcement dissemination, all of the above। सर सिंपल सा है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा सा। B2E एप्लीकेशन में क्या क्या आता है सर, ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, ऑनलाइन सप्लाई रिक्वेस्ट, स्पेशल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। चलो गेम थ्योरी मॉडल की बात कर रहे हैं, काफी अच्छा है, हमारा मैथमेटिकल मॉडल है, हम लोग इकोनॉमिक्स में भी जो है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो गेम थ्योरी मॉडल्स इज एन एग्जांपल of which of the following symbolic और mathematical methods used in operation research। जो ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग गेम थ्योरी मॉडल्स को हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक जो गेम थ्योरी मॉडल है सर, मतलब पूरा अगर इसको अपन समझे तो 15 से 20 मिनट आराम से जो है ये टॉपिक हमारा लेता है, फाइन। बट यस हम लोग बात कर रहे हैं किसकी विच इज यूज्ड इन ऑपरेशन रिसर्च।
क्या है? कॉम्पिटिटिव मॉडल्स, शेड्यूलिंग मॉडल्स, अलोकेशन मॉडल्स या क्यूइंग मॉडल्स? सी ए। रमेश जी वेल डन। कि सर गेम थ्योरी मॉडल्स में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सर कॉम्पिटिटिव मॉडल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव मॉडल्स की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक पर्टिकुलर चीज में कि गेम थ्योरी क्या है। गेम थ्योरी आखिर हमारा बेसिक जो इकोनॉमिक्स का हमारा ये जो मॉडल होता क्या है? कि सर इट इज अ गेम थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल और कंपनी डिटरमाइन द स्ट्रैटेजी इन डिफरेंट सिचुएशन। कि सर अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में जो भी आपकी कंपनी या जो भी आपके पीपल हैं, और वो हमारे कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर, अब गेम थ्योरी है, गेम खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्लेयर बिल्कुल होंगे। तो प्लेयर्स आपके कौन होंगे? जो भी आपकी कंपनी या जो भी पीपल है ना, कहीं ना कहीं जो डिसाइड कर रहे हैं। तो डिटरमाइन द स्ट्रैटेजी इन डिफरेंट सिचुएशन डिस्पाइट ऑफ कंपीटिंग स्ट्रैटेजीज एक्ट आउट बाय द अदर प्लेयर्स। कि भैया कोई दूसरे जो प्लेयर्स हैं, दूसरे प्लेयर्स इन द सेंस जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं, है ना, उन सारी चीजों को भी डिटरमाइन करके उनके स्ट्रैटेजी को भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर दी। सर शतरंज का खेल होता है क्या? शतरंज, चेस जो हमारा होता है, नॉट चेस, क्या हो गया जबान को, चेस का जो गेम हमारा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं? सर एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि सर जो प्लेयर होता है सामने वाले की चाल को ध्यान में रख के कि सामने वाला किस स्ट्रैटेजी से जो है हमें शय और मात देने वाला है ना, उस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सर हमारी स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं कि भाई इस घोड़े को जो है कैसे आगे लेके जाना है हमें, राइट? तो सर दिस इज दी सेम, वी कैन रिलेट बाय दिस, है ना। अब ये जो हमारे ऑपरेशंस रिसर्च की हम लोग बात करें, हमारे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो गेम थ्योरी जो है दो पार्ट में जो है हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सर फर्स्ट पार्ट वी हैव कॉर्पोरेटिव एंड द सेकंड पार्ट वी हैव, सेकंड टाइप वी हैव नॉन कॉर्पोरेटिव। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कॉमर्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, और कॉमर्स में तो खैर आता ही है, फेवरेट जो है एनटी का टॉपिक है। टेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। टेस्ट टू बी अप्लाइड व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लेस देन 30। आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सर 30 से आपका कम है ना, तो एंड वेरिएंस इज नॉट नोन, और वेरिएंस जो है आपको नहीं पता है, तो कौन सा टेस्ट हमारा होगा? सर एफ टेस्ट, चाहे स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट या फिर टी टेस्ट? Just like the session everyone. बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल। when the number of observations are less than 30 we use t test, and when the variance is not known to us, जब वेरिएंस हमें नहीं पता होता है ना, जब विचरण या की जो वेरिएंस है वो नहीं पता है, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस देन 30 विल यूज टी टेस्ट। सर जेड टेस्ट हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोर देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोर देन 30। जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है सर 30 से, यानी कि 30 से आपका ज्यादा है, तब हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? तब हम लोग सर जेड टेस्ट यूज करते हैं। तो थोड़ा सा चारों टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं, अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, है ना, एंड स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं सर जेड टेस्ट हम कब यूज ले रहे हैं, कब यूज ले रहे हैं? जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ज्यादा है आपके 30 से, जब आपके पास वेरिएंस जो है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन विल बी गिवन एंड द पॉपुलेशन मीन और द प्रोपोर्शन, यानी कि जब जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सर यहां से भी क्वेश्चन आता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगा सर? नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल। और टेस्ट का क्वेश्चन क्या होगा? डू दीज टू पॉपुलेशन डिफर, क्या ये दोनों पॉपुलेशन अलग अलग है? सर हम लोगों ने टी टेस्ट की बात करी, जो हमारा आंसर था टी टेस्ट हम लोग कब यूज कर रहे हैं? व्हेन, जब हमारे पास 2 सैंपल्स हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस देन 30, जब आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या है?
30 से कम है, जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल दिस विल बी, ये हमारा एस से जो है हमें गिवन है, और आपको सैंपल मीन जो है आपको गिवन है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, क्या होगा सर, नॉर्मल होगा। सर एफ टेस्ट यानी कि जो किससे एसोसिएटेड होता है सर, हमारा अनोवा से एसोसिएटेड होता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा हमारे पास सैंपल्स अगर होंगे तो हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको होगी, ग्रुप साइज आपके पास होगी, ग्रुप मीन्स आपके पास होगी, ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशंस आप सभी के पास होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन भी सर हमारा क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वही हमारा शाय स्क्वायर टेस्ट हमारा क्या होता है, जब 2 सैंपल्स हमारे पास होते हैं, एंड इंपॉर्टेंटली क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ईच कैटेगोरियल वेरिएबल, और यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर एनी, है ना, कहीं भी, ध्यान में रखेंगे। बताओ इसका सर स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे सभी, सो दैट आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एंड यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट। कॉमर्स वालों को तो और अच्छे से इसके बारे में पता होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा स्टैट्स में हम लोग पढ़ते हैं, कहीं कहीं हम लोग सर पेपर 1 में भी हम लोग हमारे रिसर्च में इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सही मुझे पहले, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसका भी आंसर मतलब बिल्कुल 5 सेकंड में देखते ही सर आंसर आ जाना चाहिए। वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक। अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, आई वुड लाइक टू टेल यू 1 सितंबर को, ठीक है, 100 क्वेश्चंस की मैराथन लेके आ रहा हूं 1 डे बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, संडे है, टाइमिंग जो है 10 AM जो है मैंने रखा है, कुछ चेंजेस होगा तो आई विल इन्फॉर्म, अभी तक 10 AM है ना संडे को। तो 100 क्वेश्चंस है 1 डे बिफोर योर एग्जामिनेशन, आएगा जरूर। ऑन विच चैनल, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय आर.एफ. अड्डा, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय आर.एफ. अड्डा, यहाँ पे हमारी मैराथन होने वाली है सर 4 सितंबर को, ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि सर पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस का आप सभी के लिए पूरा का पूरा बंडल है, जहाँ पे अ कंप्लीट मॉक टेस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। नहीं, चलो तो सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नीड टू द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान के लिए क्या क्या चाहिए होता है सर, एम्प्लॉयज चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, एडवाइजर्स चाहिए, यानी कि सब चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। कुछ बहुत ही बेसिक चीज, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे क्या बताने वाले हैं सर, होमवर्क में बताने वाले हैं, है ना, कहाँ बताने वाले हैं सर, होमवर्क में जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी बताएंगे। आई होप आप सभी को जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड आई होप कि सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। वट एवर यू हैव डाउट यू मे राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, अगर मेरे से कुछ मिस हुआ तो, है ना, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर कुछ हेल्पफुल सेशन रहा, फ्रूटफुल रहा, नहीं रहा, सो दैट आई विल बी गेटिंग द मोटिवेशन फ्रॉम दिस।